मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 8 आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी रीडर कंप्लीट कराऊंगी बेटा। तो आप लोग हिंदी रीडर में देखिए अपना कोर्स सिलेबस क्या आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 to 6 हिंदी रीडर में आ रहा है और हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 to 8 आ रहा है। तो इसमें से मैं आपको जो जो चैप्टर्स कराऊंगी उस चैप्टर पर आप जो है राइट लगाते रहिएगा और उस चैप्टर को अच्छे से देखते रहिएगा वीडियो में। आज मैं आपको वीडियो पार्ट 1 में जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 1 पर सिर्फ आपकी पोएम है, उसकी आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, तो ये आप लोग को रीडिंग करनी है चैप्टर नंबर 1 की। तो ये आप लोग खुद रीडिंग करेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 आप लोग का दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 की जो है पार्ट कौन सा चल रहा है वीडियो का हमारा, ये पार्ट 1 चल रहा है। इसको मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, अच्छे से देखिए इसे। चलिए क्या है चैप्टर का नाम? परिश्रम का महत्व। परिश्रम मीन्स क्या होता है? मेहनत। ठीक है, विद्यार्थियों क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें हर काम में सफलता मिले? क्यों नहीं, तो परिश्रम करो। परिश्रम, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जिस प्रकार रत्नों के खजाने से ताला कुंजी के बिना नहीं खुलता, उसी प्रकार कोई भी काम बिना परिश्रम के हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जो है एक सफलता की कुंजी है। जैसे ताला बगैर चाबी के नहीं खुलता, ऐसे ही सफलता बगैर परिश्रम मीन्स बगैर मेहनत के नहीं मिलती। यदि कोई शेर अपनी गुफा में लेटे लेटे अपना सपने देखने लगे कि मुझे शिकार करना पड़े और ना ही जंगल में दौड़ धूप, बस कोई हिरन या 2-4 खरगोश अपने आप मेरे मुंह में आ गिरें, तो क्या ये संभव है? देखिए, जैसे कोई शेर जो है सोचे कि मुझे कोई शिकार ना करना पड़े, जंगल से कोई हिरन या 2-4 खरगोश उसके मुंह में आकर गिर पड़ें, उससे कोई धूप में कोई मेहनत ना करने पड़े, तो ये क्या संभव है? ठीक है, नहीं, ये संभव नहीं है। उसे मेहनत करनी पड़ेगी तभी उसे खाने को मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे सपने देखने वाले शेर भूखे मर जाएंगे। तो भरपेट मांस शेर खा सकता है जो अपने हाथ पैर हिलाता है। ठीक है, कौन खा सकता है? तो देखिए क्या है, ऐसे सपने देखने वाले शेर भूखे ही मर जाएंगे। मतलब जो शेर ऐसे सपने देखेंगे वो भूखे ही मर जाएंगे। भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पैर हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। मतलब कौन शेर भरपेट मांस खाता है? जो मेहनत करता है, ठीक है, और धूप में दौड़ भाग करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी क्या करना पड़ता है उसे? बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी का उद्यम कहते हैं। पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। मतलब मेहनत के साथ साथ हमें ईमानदार होना भी ज़रूरी है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करनी चाहिए। मतलब हमें सोच समझकर जो है उचित, मतलब सही स्थान पर, स्थान मीन्स जगह पर, परिश्रम मीन्स मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तभी वह परिश्रम सफलता हो सकती है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। मतलब अगर हम सही जगह पर मेहनत करेंगे तभी वो जगह, मतलब हमें सफलता मिलेगी, वरना वो काम हमारा निष्फल हो जाएगा। जीवन में उद्यम करने से ही सफलता मिलती है। मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, मेहनत बड़े मनुष्य बनने की निशानी है। इसलिए यदि तुम भी जीवन में कुछ देर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का ही सहारा ले लो। यही सभी जानते हैं कि बीज बहुत छोटा होता है, तो फिर छोटे बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे पैदा हो गया? क्या आप अपने पृथ्वी में से उग आए? इतने रसीले और मधुर फल उस पर कैसे उग आए? देखिए, लोग यही सोचते हैं कि बीज इतना छोटा होता है, उससे इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया और उसमें से इतने अच्छे फल, रसीले और मीठे फल कैसे हो गए? ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तुम सब जानते हो कि छोटा सा बीज एक मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसे उसे अंकुर फूटता है। अंकुर से डाली
अंकुर से डाली और डाली से पत्ते उग जाते हैं। धीरे धीरे वह पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि अन्य वृक्षों का स्थान भी घेरने लगता है। फिर उस पर फल लगते हैं। यदि दिशा परिश्रम यही है, विद्यार्थी यश रूप फल की प्राप्ति परिश्रम रूपी बीज से ही कर सकते हैं। अपने आप ना तो वृक्ष से फल पैदा होता है और ना ही यश। ठीक है, क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अब बीज लगाते हैं, उसके बाद वो फूटता है, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, फिर बड़ा होता है, उसमें फिर फूल आते हैं, फिर फल निकलते हैं। तो इसी ये प्रोसेस जो चलता है, यही आप देख लीजिए कितनी मेहनत करने के बाद उस पर फल आ रहा है। तो ठीक है, यही आपको बताया जा रहा है कि हर कोई इंसान को सफलता ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक, वृक्ष से फल पैदा होते हैं और ही यश, उनके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण छिपा रहता है। मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। किसी भी कार्य में सफलता अपने आप नहीं मिलती, उसके पीछे परिश्रम तथा कर्म उपस्थित रहता है। देखिए, कोई भी काम में सफलता हमें ऐसे नहीं मिलती है, उसके पीछे कोई ना कोई कर्म हमारा उपस्थित रहता है। प्रत्येक कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए कोई गुप्त मंत्र नहीं है, बल्कि एक खुला मंत्र है। इसके विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है। देखिए, सफलता के पीछे कोई भी गुप्त मंत्र नहीं है, सिर्फ खुला मंत्र है, जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। विद्यार्थियों, आओ सबसे पहले अपने ही चारों तरफ की प्रकृति के प्रेरणा लें। मतलब हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, उसी से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए। हम पशु पक्षियों तथा वस्तुओं में भी पुरुषार्थ का अंश देखते हैं। मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर जाकर ही मधु प्राप्त करती है। चमकता हुआ सूर्य, जगमगाता हुआ चांद, टिमटिमाते तारे तथा अपने ही कील पर घूमती है। गोल पृथ्वी ये एक दूसरे का इर्द गिर्द निरंतर अनुशासन में चक्कर काट रहे हैं। सदा गूंजते हुए झरने, सरसराती हुई पवन, ये सभी एक ही संदेश दे रहे हैं, उद्योग करो, उद्योग करो। ठीक है, देखिए हमारे चारों तरफ जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ खुद ही कर रही हैं। देखिए मधुमक्खी कितनी मेहनत करती है कि उड़ती है, फिर फूल पे जाती है, फिर वहाँ से शहद लेती है, फिर अपने छत्ते पर जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी चीज़ें हैं अपने चारों तरफ आप देखते हैं कि वो लोग अपने आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। जलता हुआ दीपक संसार को उल्लिखित कर रहा है। यदि तुम अपने को मेहनत से बचाओगे तो तुम मूर्ख के सामने ज्ञान से राहत तथा सुख व वंचित हो जाओगे। देखिए, जलता हुआ सूरज क्या है, पूरे सब जगह को जगमगा रहा है, लेकिन अगर हम अपनी सफलता से पीछे हटेंगे तो क्या है, अगर हम अपनी मेहनत से पीछे हटेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम मूर्ख के समान हो जाएंगे। ज़रा अपनी दृष्टि उस सड़ते हुए तालाब और बहती हुई निर्मल धारा पर तो डालो। एक और गुनगुनाती हुई स्वच्छ और सुंदर जल धारा हंसती खेलती बह जाती है। उसकी जल पानी योग्य तथा आकर्षक है, तथा दूसरी तरफ तालाब का रुका हुआ जल है, जिसमें सड़ान तथा गंदगी भरी है। देखिए, एक तरफ अगर आप तालाब को देखते हैं, बहते हुए तालाब को, तो उसमें देखेंगे आप लोग कि मतलब उसकी मेहनत से, वो जो परिश्रम कर रहा है उसकी वजह से उसके क्या है, पानी बिल्कुल साफ़ होगा। और एक तरफ देखिए कि एक तालाब में पानी इकट्ठा है, उसमें कितनी गंदगी होगी और बदबू आ रही होगी। ठीक है, वो गंध भरी हुई होती है। विद्यार्थियों, यदि तुम श्रेष्ठ यशस्वी तथा ज्ञानी बनना चाहते हो तो आओ इस जड़ प्रकृति से ही प्रेरणा लो। तुम इस निर्मल नदी के जल प्रवाह की तरह कर्मशील बनो, डटे रहो, एक क्षण भी हटो नहीं, कदमों को आगे बढ़ाते चलो, ध्रुव की तरह अडिग रहो। तब ऐसे कोई कारण नहीं है कि तुम अपने जीवन में महान न बन सको। देखिए क्या कह रहा है वो, कि तुम एक नदी की तरह रहो, एक जगह डटे रहो, क्षण रहो, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हें महान न होने दे। ठीक है, जीवन में सफलता का पहला सिद्धांत है उद्योग, निरंतर उद्योग। ठीक है, पुरुष पार्थी के लिए क्या असंभव है, कुछ भी तो नहीं। ये जिधर चाहे मुड़ जाता है, जिस मंजिल को पाना चाहे पाले, उसके लिए सभी रास्ते खुले हैं। विद्यार्थियों, तुम्हारे हृदय में ये धारण होगा कि निर्धन बालक जीवन में ना ही कुछ कर सकता है और ना ही कुछ बन सकता है। लेकिन निश्चय ही तुम्हारा तो ये धारणा गलत है, क्योंकि तुम्हारे सामने एक स्पष्ट दृष्टांत उपस्थित है।
एक बार की बात है कि देवराज नाम का बालक वृंदावन में रहता था। देखिए एक बार क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, एक बालक के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, जो कहाँ रहता था, वृंदावन में रहता था। वह निर्धन होते भी परिश्रम तथा विद्या प्राप्त की इच्छुक था। उसने सुना था कि मथुरा में विधाता नाम से विद्वान रहते हैं, उन्हें प्रतिदिन कुछ शुल्क देना पड़ता है। देवराज सब विद्वानों के पास पहुंचा तो उसके कपड़े फटे थे और उसके पास केवल 6 आने ही थे। देवराज अपने पाठ सबसे पहले सुना देता है और अपने शुल्क भी सबसे पहले गुरुजी को दे देता है। मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं, क्या करता है, जो अपने पार्ट जो है वो भी सबसे पहले सुना देता है और अपनी फ़ीस भी सबसे पहले दे। देखिए उस उन्नति देखकर अन्य विद्यार्थी उसे आश्चर्य करने लगे। उन्होंने मिलकर उसके विरोध एक षड्यंत्र रचा। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी को ये सिद्ध कर दिखाया कि उसके पैसे प्रतिदिन चोरी हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी क्या हुआ, उसके अगेंस्ट हो गए और उन्होंने अपने गुरुजी को क्या दिखाया कि उनके पैसे चोरी हो जाते हैं। ये सुनकर एक विद्यार्थी कहने लगा, मुझे तो देवराज पर संदेह है, मतलब शक है। दूसरा बोला, हाँ गुरुजी वही सबसे अलग रहता है, एकांत में वह रुपये चुरा लेता है। मतलब दूसरा क्या बच्चा बोलता है कि हाँ गुरुजी वो सबसे अलग रहता है और पैसे चुरा लेता है, मतलब अकेले में चुरा लेता है। तीसरे ने कहा, देखते नहीं हमें चढ़ाने के लिए सबसे पहले फ़ीस दे देता है। भला ऐसे चीथड़े कपड़े पहनने वाले लड़के फ़ीस के इतने पैसे कहाँ से ले आता हो। तो मतलब क्या होता है, वो बच्चा कहता है कि हमें छुड़ाने के लिए क्या करता है, वो फ़ीस भी इतनी जल्दी दे देता है और ऐसे फटीचर कपड़े पहनने वाले लड़का इतनी जल्दी फ़ीस कहाँ से जमा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सबसे उस पर चोरी का आरोप लगाया। मतलब क्या हुआ, सबने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया। गुरुजी ने ये मामला पंचों में भेज दिया। पंचों ने देवराज को बुलाकर पूछा, बेटा यदि तुमने चोरी की है तो सच सच बता दो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। तो उसके गुरुजी ने क्या करा, वहाँ पर पंचों में उसका ये मामला भेजा और पंचों ने उसे बुलाया और पूछा, अगर तुमने बेटा ये गलती की है तो हमें बता दो, हम तुम्हें क्षमा मीन्स माफ़ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखते हैं, चलिए। उसके बाद जो है क्या है, देवराज ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी कभी नहीं की। देवराज क्या बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने चोरी कभी नहीं की। पंचों ने पूछा, यदि तुमने चोरी नहीं की तो फ़ीस के पैसे कहाँ से ले आते हो। और उसके पंचों ने क्या पूछा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम फ़ीस के पैसे कहाँ से लाते हो। देवराज ने कहा, मेरे पास 2 गवाह हैं। क्या जवाब देता है वो, कि मेरे पास 2 गवाह हैं। उन गवाहों को बुलाया गया। पहला गवाह माली था। 2 गवाह कौन थे उसके, एक माली था और एक बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, पंचों ये बालक प्रतिदिन प्रात मेरे कुएं से पानी खींचता है, बदले में मैं इसे कुछ मजदूरी देता हूँ। माली ने क्या बोला कि ये रोज़ मेरे कुएं से पानी खींचता है, मैं उसे उसके बदले क्या देता हूँ, मजदूरी देता हूँ। इस प्रकार पंचों ने गवाहों का जवाब। दूसरा गवाह एक वृद्धता थी। उसने कहा, पंचों में बूढ़ी हूँ इसलिए मैं चक्की नहीं चला सकती। ये बालक प्रतिदिन मेरे लिए चक्की चलाता है, बदले में मैं इसे कुछ मजदूरी देती हूँ। उसने क्या बोला कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं चक्की नहीं चला सकती, ये बालक मेरे चक्की चलाता है तो मैं इसे कुछ मजदूरी देती हूँ। इस प्रकार पंचों को गवाहों के जवाब सुनकर विश्वास हो गया कि देवराज निर्दोष है। मतलब पंचों का जब उन्होंने सुना तो उन्हें विश्वास हो गया कि वो निर्दोष है। उन्होंने केवल उसे छोड़ दिया, अपितु उसकी शिक्षा का सारा खर्चा भी देना स्वीकार कर लिया। लेकिन देवराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं किसी से दान नहीं लेना चाहता, मैं तो अपने खून पसीने की कमाई से ही विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने ये सुना उसके पंचों ने, तो उन्होंने उसको मतलब उसका खर्चा देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता और मैं अपनी विद्या खुद प्राप्त करना चाहता हूँ अपने खून पसीने की मेहनत से। परिश्रम ही वह गुण है जो विद्यार्थियों को एक आदर्श विद्यार्थी बनाता है। मतलब मेहनत ही एक ऐसा है जो एक आदर्श विद्यार्थी बना सकता है। विद्यार्थी आओ तुम्हें विदेश का एक परिश्रम एवं निर्धन बालक का उदाहरण भी बताएं। मतलब एक और विदेश की उसका बताते हैं, मतलब एक और विद्यार्थी का बताते हैं।
एक दिन एक निर्धर बालक प्रधानाचार्य के पास आया और बोला, महोदय, मेरी इच्छा आपके विद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की है। मैं बहुत गरीब हूँ और किसी प्रकार की भी सहायता के बिना पढ़ नहीं सकता। जो काम आप मुझे सौंपेंगे और अपनी शक्ति के अनुसार उसे मैं पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। मतलब एक बालक आता है जो कि बहुत गरीब होता है, वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ऐसे मतलब शिक्षा नहीं ले सकता, आप मुझे कोई अपना काम देंगे तो मैं उसे बहुत अच्छे से करूँगा। ठीक है, तो उसका जवाब क्या आता है देखते हैं। प्रधानाचार्य, मैं कैसे जानूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे। प्रधानाचार्य क्या कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार काम कर लोगे। बालक, आप 1 सप्ताह तक मुझे काम करवा कर देख सकते हैं। यदि मैं अपने कार्य में से आपको संतुष्ट ना कर सकूं तो आप मुझे निकाल सकते हैं। वो बोलता है 1 हफ्ते आप मुझे रख कर देख लीजिए, मेरा काम करवा के देख लीजिए, अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद आए तो आप मुझे निकाल सकते हैं। बालक में पढ़ने की तीव्र अभिलाषा को देखकर प्रधानाचार्य ने उसे झाड़ने, बुहारने और घंटा बजाने के काम पर सौंप दिया। मतलब प्रधानाचार्य ने उसके अंदर पढ़ने की इच्छा देखी तो उसे झाड़ने, पोंछने और घंटा बजाने के काम पर सौंप दिया। वह कभी भी अपने कामों को में ढिलाई नहीं करता था, अपने काम को कभी भी ढिलाई से नहीं करता था, मतलब ढील नहीं देता था। इन कामों के अलावा भी वह बढ़ाई का काम करता था। इस कमाई से वह अपनी तथा अपने परिवार का खर्चा चलाता था और अपने काम को पहले से पहले करके रखता था और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था और उससे क्या करता था, वो अपना और अपने घर का खर्चा चलाता था उस काम से। अपना कार्य करने की शक्ति, दृढ़ता और परिश्रम के बलबूते पर आगे चलकर ये बालक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति चुना गया। और ये अपनी मेहनत के मतलब उसने अपनी मेहनत इतनी करी और इस काम की वजह से वो अब खूब अच्छा पढ़ लिख गया। तो कौन चुना गया? अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। जानते हो कौन था बताइए? वह था गारफील्ड। ठीक है, चलते ही चलो, चलना ही जीवन है और रुकना है मौत। यही उपनिषदों का संदेश था। मतलब ये जो संदेश था वो उपनिषदों का था कि चलते ही चलो और रुकना है तो वो क्या है? वो है मौत। इस सिद्धांत पर चलते हुए विद्यार्थियों के लिए बड़ा बनना भी उतना ही सरल है जितना कि छोटा बनना। विद्यार्थियों के परिश्रम का क्या रूप है? परिश्रम ही विद्यार्थियों का कर्तव्य है। मतलब विद्यार्थियों के लिए क्या है? परिश्रम ही विद्यार्थियों का कर्तव्य है, मतलब काम है। अगर आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे तो उसका आप लोग को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आप लोग को बुरा ही मिलेगा। विद्यार्थियों, अपने पाठ रोज़ का रोज़ याद करते रहना चाहिए। देख लीजिए, अपना पाठ मतलब जो रोज़ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग को रोज़ के रोज़ याद करते रहना चाहिए। नहीं तो एक दिन इतना बड़ा हुआ पाठ दूसरे दिन पर छोड़ने से भूल जाओगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो दूसरे दिन के लिए आप अगर छोड़ देते हैं उसे तो आप भूल जाएंगे और इकट्ठा हो जाएगा और तुम्हें बहुत बड़ा भार लगने लगेगा। निश्चय ही वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें इस लापरवाही और आलस्य का फल असफलता के रूप में देखना पड़ेगा। मतलब अगर आप आज ये सोचेंगे मैं आज याद नहीं करूँगा, मैं कल याद कर लेता हूँ, उसको छोड़ते जाएंगे कल के ऊपर, तो एक दिन आपके पास इतना सारा याद करने के लिए हो जाएगा, इतना सारा पढ़ने के लिए हो जाएगा कि आप उससे मतलब घबराने लगेंगे और असफलता आपको मिलने लगेगी। ठीक है, जब तुम्हें कोई पाठ समझ ना आए तो उसे बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ो, उस पाठ को बिल्कुल ही मत छोड़ दो। फिर वह दिन दूर नहीं, अब उस अभ्यास और परिश्रम का फल तुम्हारे लिए परीक्षा में तथा जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, अगर क्या है इसका, अगर तुम्हें कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो तुम उसे बार बार पढ़ते रहो, उसके बाद तुम्हें वो समझ में आ जाएगा और ऐसा होगा एक दिन कि तुम उस चीज़ से सफलता पाने लगोगे। कवि ने ठीक कहा है, मतलब एक कवि ने ठीक कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सूजन, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। ठीक है, आदर्श विद्यार्थियों को कुछ भी कठिन या असंभव नहीं समझना चाहिए क्योंकि परिश्रम तो उसका सहयोग है। आदर्श विद्यार्थियों को कोई भी चीज़ कठिन नहीं समझना चाहिए क्योंकि परिश्रम मीन्स मेहनत तो उनका क्या है? सहयोग है। वह उद्यम करेगा तो निश्चय ही सफलता उसके चरण चूमेगी। परुष्पाती के लिए प्रत्येक असंभव कार्य भी संभव तथा कठिन भी सरल हो जाता है। जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए क्या होता है? हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है और सफलता उनके कदम चूमने लगती है। आदर्श विद्यार्थियों को अपने
विद्यार्थी जीवन में कभी भी सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकता है, तभी विद्या उसका एक अंग बन सकती है। सभी विद्यार्थी को ये मन में धारण कर लेनी चाहिए कि सुख की कामना और विद्या का विरोध बातें हैं। सुख चाहने वालों को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं। निरंतर परिश्रम ही विद्या का मूल मंत्र है। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग ये सोचें कि हाँ हमें सुख मिलना चाहिए, तो हमें क्या नहीं मिल सकती, विद्या नहीं मिल सकती, और जैसे विद्या मिल सकती है उसे सुख नहीं मिल सकता। विद्यार्थियों के और जब हम परिश्रम मेहनत करेंगे तो हमें क्या होगा, दोनों चीज़ मतलब सुख भी मिल जाएगा, क्योंकि हम परीक्षा मेहनत से पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके साथ हमें सुख आसानी से मिल जाएगा। विद्यार्थियों, क्या तुम भाग्य पर निर्भर रहना चाहते हो? क्या भाग्य तुम्हें बिना मेहनत के सफल कर देगा? क्या आप लोग ये सोचते हैं कि हाँ मेरी किस भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा? बगैर मेहनत के कोई भाग्य सफल नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं, कभी नहीं। तुम धोखे में पड़े हो। भाग्य कोई जादू की छड़ी नहीं जिसमें से सफल टपक पड़ेगी। देखिए भाग्य कोई क्या है, जादू की छड़ी नहीं है जिसमें से सफलता टपक पड़ेगी। उसके लिए हमें सफलता पाने के लिए क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य किसी अलग चीज़ का नाम नहीं, वह भी किए हुए कर्मों का परिणाम ही है। उसका निर्माण परिश्रम पर ही आश्रित है। देखिए भाग्य क्या है, भाग्य किसी चीज़ का नाम नहीं है, वो भी हमारे मतलब कामों के ऊपर का नाम है, ठीक है। जब हम सफलता करेंगे तो ही हमारा भाग्य भी अच्छा होगा, मतलब परीक्षा करेंगे, मेहनत करेंगे तभी उसका भाग्य भी अच्छा होगा। आओ तो मैं एक असली ऊँट की घटना सुनाएं। देखिए एक असली ऊँट की घटना सुनाते हैं। प्राचीन काल में किसी वन के अंदर एक बहुत परिश्रम ऊँट रहता था। दिन भर घूम घूम कर करता रहता था और सुबह शाम भगवान का ध्यान भी कर लेता था। उसके उद्यम जीवन तथा भक्तिभाव से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा ने उससे वर मांगने को कहा। ऊँट बुद्धि से बिल्कुल शून्य था। उसने देवता से कहा, पितामह जी, मुझे चरने के लिए कई कोस का चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्दन कई कोस लंबी हो जाए। तो क्या होता है, एक दिन ऊँट होता है, पहले की बात है, तो वो बहुत घूम कर बेचारा वो करता था, मतलब अपना भोजन ढूंढा करता था और सुबह शाम क्या करता था, वो भी कर लेता था। तो एक दिन उससे मतलब वो पूछते हैं, जो भगवान होते हैं वो पूछते हैं क्या चाहता है, तो वो कहता है कि मैं मतलब खाने के लिए मुझे बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं तो मेरी गर्दन लंबी हो जाए। ब्रह्मा ने कहा ऐसा ही होगा। उसने क्या बोलता है ब्रह्मा उससे कि ऐसा ही होगा। बस काम हो गया। ऊँट की गर्दन देखते देखते इतनी लंबी हो गई कि एक जगह पर बैठे बैठे 20 कोस दूर का बबूल चर सकता है। मतलब उसकी बैठे बैठे ऊँट की इतनी लंबी हो गई कि वो एक जगह बैठकर 20 कोसों दूर के बबूल चबा सकता है। वर पाकर उसने उद्योग करना ही छोड़ दिया। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। ऊँट की लंबी गर्दन हवा में थपेड़ों से इधर उधर झूलने लगी। पीड़ित होकर ऊँट उसे एक बड़ी गुफा में डालकर बैठ गया। आंधी के साथ घोर वर्ष भी होने लगा। उसी समय एक सियार अपने बाल बच्चों के साथ भागता हुआ आया और लंबी चौड़ी गुफा में घुसकर बैठ गया। वह कई दिनों का भूखा था। भीतर ऊँट की गर्दन को देखकर बाल बच्चों सहित उसे नोच कर खाने लगा। ऊँट पीड़ा से बेचैन होकर अपनी गर्दन को समेटकर बाहर निकाल ले। ये आसान काम नहीं था। सियार परिवार ने देखते देखते उसके गले के नीचे का सारा मांस दांतों से काट कर खा डाला। मूर्ख ऊँट छपटा कर मर गया। क्या हुआ, देखिए वो जब उसकी गर्दन मोटी लंबी हो गई तो उसने अपनी मेहनत करना छोड़ दिया और एक दिन आंधी आई। आंधी में उसकी गर्दन जो थी इतनी लंबी थी कि वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। तो वो एक गुफा में जा कर के अपनी गर्दन को अंदर लेके एक सियारस वहाँ पर आया अपनी फैमिली मतलब बच्चों के साथ। तो कई दिनों का भूखा था। उसने ऊँट की गर्दन के नीचे खा लिया और वो ऊँट जो है मर गया।
आलसी को दिया हुआ दिव्य वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया, क्योंकि उसने भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ करना छोड़ दिया था। मतलब क्या हुआ, जो उसको वरदान मिला उसने उसके भरोसे मेहनत करनी छोड़ दी थी। कितना अनुपम है और शिक्षाप्रद दृष्टांत तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। यदि तुमने इस घटना को पढ़कर भी अपना बुद्धि पर पर्दा डाल दिया तो इससे कुछ शिक्षा न ली तो निश्चय ही तुम मन में ये धारणा कर लेना चाहिए कि आलसी मनुष्य को भी चाहे कितनी ही सुविधाएं मिलें, चाहे कितने ही वरदान मिल जाएं, उस आलसी ऊँट की तरह तड़पना पड़ेगा और मृत्यु का ग्रास बनने ही पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग को इस को भी पढ़कर, ऊँट की स्टोरी को भी पढ़कर नहीं आप लोग के अंदर अक्ल आ रही है और आपका आलसीपन जा रहा है, तो आप लोग ये अपने दिमाग में बिठा लिए कि जैसे उस ऊँट का आलसीपन उसके अंदर था, आपको चाहे कितनी भी सफलताएं मिल जाएं, कितनी भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएं, आपको एक दिन उस ऊँट की तरह ही तड़प कर मरना पड़ेगा। विद्यार्थियों, समय भाग रहा है, तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ, डट जाओ, कमर कस लो, वक्त की ज़बरदस्त पुकार है, तुम्हें जीवन मिला है, अमूल्य जीवन, उद्यम करो, उद्यम निश्चय ही तुम्हें इस जीवन में और इस धरती पर स्वर्ग मिलेगा। सुंदर ही नहीं, सुंदरता तथा स्वर्णाम अवसर है, हाथ में मत निकलने दो, सदुपयोग करो, भाग्य का निर्माण भी करो और भविष्य का निर्माण भी करो। मतलब क्या है कि वक्त निकल रहा है, ठीक है, वक्त भागता जा रहा है, अपना मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो आप लोग को सफलता भी मिलेगी यहीं पर और स्वर्ग भी मिलेगा यहाँ पर। उससे क्या होगा, आपका भविष्य भी अच्छा होगा, आप मेहनत करते रहेंगे, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो ये चैप्टर आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज आप लोग को सभी बच्चों को होमवर्क में करनी है। मैं आप लोग को बताती हूँ, ये आप लोग को वर्ड मीनिंग जो है ये बुक में ही रहने दीजिए, ये आपको यहीं से याद करने हैं, लर्न, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का दिया है, सही विकल्प पर निशान लगाएं। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, बुक में ही करना है, बुक वर्क, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी होमवर्क है आप लोग का, ये भी बुक वर्क है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट और रॉन्ग, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। ये भी होमवर्क है आप लोग का और ये भी बुक वर्क है, बुक में ही रहने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से मैं जो क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगी बस उस क्वेश्चन पे टिक लगाइए, बाकी क्वेश्चन पे आप लोग क्रॉस लगाते चलिए जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग को कराऊंगी, तो देखिए क्या है, शेर के उदाहरण से लेकर लेखक ने क्या समझाया है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को क्वेश्चन में से लिखना है, शेर के उदाहरण से लेखक ने समझाया है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर खोल लीजिए सब मेरे साथ, पेज नंबर 12 पर है, यहाँ मैं डाल देती हूँ आपका पेज नंबर 12 पर देखना है, ठीक है। पेज नंबर 12 पे देख लीजिए, यहाँ मेरे साथ ये लिखा है, ऐसे सपने देखने वाले शेर भूखे मर जाते हैं, भरपेट मांस वही शेर खा सकते हैं जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, दौड़ धूप करते हैं और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं। यह आप लोग का क्या होगा, आंसर 1 हो गया। पहले आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है, उसके बाद ये बुक में से लिखना है, इतना आंसर 1, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को करना है। किसी भी कार्य में सफलता अपने आप नहीं मिलती, उसके पीछे परिश्रम तथा कर्म उपस्थित रहता है, ठीक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो ये भी आप लोग का पेज नंबर 12 पर है, ठीक है। तो पेज नंबर 12 को ओपन करिए। पेज नंबर 12 पर देखिए मैंने आप लोग को दिखाया, जहाँ आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्लोज हो रहा है वहीं यह है, इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है, इसी के उद्यम कहते हैं, पुरुषार्थ भी इसी का परिवर्च है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप लोग, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, देखते जाइए। आप लोग भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करिए और इसको आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, ये आप लोग का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 2 भी कौन सा है, पेज नंबर 12 पे है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग को नहीं कराऊंगी, कट कर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जीवन में सफलता का पहले सिद्धांत क्या है। ये मैं आप लोग को कराऊंगी, तो ये आप लोग का पेज नंबर 13 पे रहेगा। ठीक है, पेज नंबर कितने पे रहेगा, पेज नंबर 13 पे रहेगा। पेज नंबर 13 ओपन करिए, ये लिखा आप लोग का क्वेश्चन, आंसर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, देख लीजिए, जीवन में सफलता का पहले सिद्धांत है उद्योग, निरंतर उद्योग। ठीक है, ये आंसर आपका 3 रहेगा। अब देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 करेंगे, देवराज ने अपनी बेगुनाही कैसे पेश की। तो पहले क्वेश्चन में से लिखना है आप लोगों ने, देवराज ने अपनी बेगुनाही, फिर लिखना है 2 गवाहों की गवाही दिलवाकर पेश की। क्या ऊपर कैसे की जगह क्या लिखना है, 2 गवाहों की गवाही दिलवाकर, दा पे छोटी की मात्रा है, दिलवाकर पेश की। देवराज ने अपनी बेगुनाही 2 गवाहों की गवाही दिलवाकर पेश की। ये आंसर नंबर कौन सा है आपका, 4 है। ठीक है, क्या है, देवराज ने अपनी बेगुनाही, कैसे की जगह क्या लिखेंगे, कैसे की जगह क्या लिखना है, 2 गवाहों की गवाही दिलवाकर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोग को कराऊंगी। विद्यार्थियों के परिश्रम का लेखक ने क्या रूप बताया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, विद्यार्थियों के परिश्रम का लेखक ने क्या की जगह ये रूप बताया है, क्वेश्चन मार्क की जगह की लिखेंगे। ठीक है, आप लोग की समझ में आ रहा होगा, वीडियो को देखते रहिए। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, पेज नंबर 14 पर है क्वेश्चन 6 का आंसर, पेज नंबर 14 पर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में से लिखना है आप लोग को, क्वेश्चन में से क्या लिखना है, विद्यार्थियों के परिश्रम का लेखक ने क्या की जगह ये रूप बताया है, क्वेश्चन मार्क की जगह की। फिर पेज नंबर 14 पर देखिए आप लोग, ये दिया आपका लास्ट पैराग्राफ यहाँ से। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, विद्यार्थियों, ये लिखा, विद्यार्थियों अपना पाठ रोज़ रोज़ याद करना चाहिए, एक दिन। यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आप लोग को, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ लाइंस, ये पूरी लाइंस आप लोग को यहाँ तक। ठीक है, ये